तो शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। परावैद्युतांक का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू दे रखी है 81, तब इसकी निरपेक्ष निरपेक्ष मतलब कि कंपेयर करने वाली निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन की बात कर रहा है, और निरपेक्ष का मतलब कि रिलेटिव। ठीक है, तो ऐसा है कि के की वैल्यू इतनी दे रखी है और म्यू एम पूछा है। अगर पानी में उस मीडियम का अगर मीडियम का परावैद्युतांश यानी कि के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 81 है, तो एप्सिलॉन एम के बारे में पूछा है। तो के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ से एप्सिलॉन एम के बारे में पूछा है तो एप्सिलॉन नॉट की उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। के का मतलब हो जाएगा 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। तो इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। 1 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की एक चालक यानी कि एक कंडक्टर है जिसके ऊपर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी कि 1 कूलाम का माइनस का चार्ज है। तो इस पर सामान्य अवस्था यानी कि जनरल जो स्टेट होती है उसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और आने का मतलब कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए ये पता करना है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें चार्ज दे रखा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि एन पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। तो चार्ज दे रखा है, एन के बारे में पूछा है, यानी कि फॉर्मूला होगा क्यू इजगल टू एन ई के बराबर। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं और पता चल जाएगा क्या करना है आगे। तो ऐसा है कि Q बराबर माइनस का 1 कूलाम है, माइनस खाली ये बता रहा है कि बॉडी के ऊपर चार्ज आया है, और N के बारे में पूछा है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। यहाँ से N अगर पता करना है तो E को उधर भेज दो, तो हो जाएगा N इजगल टू Q बाई। तो N इजगल टू Q की जगह आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस खाली ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर आए, और E का मतलब हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 0 बनेगा, ये दोनों कैंसिल करके हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दो, हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19, और 5/8 को सॉल्व करने के बाद आंसर आने वाला है 0.625। ठीक है, और अगर इसका एक 10 से मतलब 10 की पावर 19 है, इसका मल्टीप्लाई एक 10 से कर दो 6.25 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है एक गिनती के बाद लगाना होता है, 10 की पावर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 की विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, और इस तल के पृष्ठ का एरिया जो है वो 10 i कैप है मीटर स्क्वायर से गुजर रहा है। इसका वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा है। वैद्युत फ्लक्स किसी क्या होता है कि एक एरिया है, उस एरिया से वैद्युत क्षेत्र की लाइनें परपेंडिकुलर जो पास होती हैं उसी को फ्लक्स कहते हैं, और जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ए के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है, एरिया ये दे रखा है, फ्लक्स पूछा है क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख देंगे 3 i कैप प्लस का 4 j कैप, बीच में आ जाएगा डॉट, फिर लिखना है एरिया वेक्टर जो कि है 10 i कैप। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका ये होता है कि i और i का मल्टीप्लाई करवाना है, j का मल्टीप्लाई करवाना है, k और k का मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर i की जगह 3 लिखा है और वहाँ पर i की जगह पर लिखा है 10, तो 3 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, और दोनों के दोनों प्लस हैं, तो यानी कि आंसर भी आएगा प्लस का 30। यहाँ पर j कैप है लेकिन अगले वाले टर्म में j है ही नहीं, तो यानी कि j का मल्टीप्लाई उधर होना ही नहीं। दरअसल होता है क्या है, वहाँ पर j होता है लेकिन लिखा होता है प्लस का 0 j कैप, और 0 का 4 का मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। इससे अच्छा तुम ये समझ लो कि i और i का मल्टीप्लाई करके उनका मल्टीप्लाई का 30 आ जाएगा। j यहाँ पर है, j वहाँ नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, बस आंसर 30 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो क्या है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बल F न्यूटन है। खाली पहले इतनी बात को समझते हैं क्या है। इतनी बात में कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से किसी निश्चित यानी कि किसी दूरी पर है। अब ये क्वेश्चन में डिनोट है कि दूरी क्या है, तो तुम अपने पास से मान लो कि जो दूरी है वो d है। ठीक है, एक दूसरे से d दूरी पर है, कुछ भी मान लो तुम r ABCD जो मन करे वो मानो। ठीक है, तो मैंने d मान लिया अपने पास से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स की वैल्यू F के बराबर है, F न्यूटन है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ होगा, उसका नाम हो जाएगा F, और इस पे जो लगेगा वो इधर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा F। दोनों में रिपल्शन फोर्स होगा क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगली कहानी देखते हैं क्या, इसकी दूरी आधी कर दो पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच। जैसे देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी जगह पे 2 प्रोटॉन्स को लेकर आना है, और जो दूरी थी वो पहले से आधे कर देनी है। जैसे अगर पहले d थी तो इस बार क्या हो जाएगी d/2
2 हो जाएगी। दोनों के दोनों प्रोटॉन है तो अगेन इसमें जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन वाला होगा। अब जो फोर्स है वो भी इस तरफ है और इस तरफ है, लेकिन अब फोर्स की वैल्यू पहले वाली नहीं है, अब चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है कि उनके बीच का फोर्स जो है वो कितना होगा। अब यानी कि देखो पहली कंडीशन दी है और सेकंड कंडीशन के बारे में पूछा है, तो यानी कि जो सेकंड कंडीशन है उसे पहले से रिलेट करके क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो जिसका फोर्स होगा उसकी जगह आ जाएगा एफ डैश। अब कुछ नया वाला फोर्स होने वाला है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ से एफ डैश देखते हैं, कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है एफ इजल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पर एफ इजल टू हो जाएगा के कांस्टेंट है जो कि दोनों कंडीशन में सेम है, तो के का तो के रहेगा। Q1 Q2 का मतलब है चार्ज पार्टिकल। क्या Q1 Q2 कौन है यहाँ पर? ई और ई, दोनों के दोनों सेम चीज़ है, तो ई और ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का मतलब होता है इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि क्वेश्चन में डी दे रखी है, तो इसे कर देंगे डी का स्क्वायर। अब इसके आगे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही यहाँ पर छोड़ दो इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या तो चाहे या डब्बा लगा के ऐसे ही बस पैक कर दो इसे, ठीक है। और अगली चीज़ दे रखी है, अब यहाँ दो प्रोटॉन के बीच में एक चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो देखा जाए तो दोनों कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है वो सेम ही है, बस वो निगेटिव था और ये पॉजिटिव है, लेकिन चार्ज सेम है। तो यहाँ पर जो फोर्स होने वाला है उसका नाम हो जाएगा एफ डैश, जिसका फॉर्मूला होगा के Q1 और Q2 मतलब कि P और P डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दूरी है d/2, d/2 का लिखना पड़ेगा यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि पूरी दूरी का स्क्वायर करना है, ठीक है। ऊपर तो हो गया K और P का मल्टीप्लाई हो जाएगा P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर। एक बार d का स्क्वायर कर दो तो d स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ये जो 4 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बनने वाला है 4 KP स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है। पी का मतलब है प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों सेम बात है, यानी कि ये जो बात इतनी लिखी है के ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और जो ये इतना टर्म है के पी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है। देखो के तो सेम है, डी भी सेम है, बस यहाँ पर ई और यहाँ पर पी, और अभी बताया मैंने कि जो ई और पी है दोनों का चार्ज क्या सेम है, यानी कि इस पूरी की जगह पर तुम यहाँ पर एफ लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में बराबर है। यानी कि जो एफ डैश है वो चीज़ बराबर है 4 और मल्टीप्लाई में ये पूरी चीज़ यानी कि एफ, यानी कि जो फोर्स है वो पहली वाली कंडीशन से अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके बीच का जो मीडियम है वो K1 है और उनके मध्य लगने वाले स्थित वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो उनके मध्य में बल क्या लगेगा। तो देखो दो बिंदु आवेश है, तो आवेश क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आवेश कौन है कैसा है, तो तुम अपने पास से मान लो कि पहले चार्ज का नाम Q1 है और जो नेक्स्ट चार्ज है उसका नाम है Q2। इनके बीच की दूरी भी नहीं दी है, तो दूरी भी तुम अपने पास से मान लो कि दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की R मान लेते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ पता है कि जो जितनी भी कंडीशन है इसके बीच का जो मीडियम है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में K1, ठीक है। इतनी बात है। देखो दो बिंदु आवेश यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हुए हैं, यानी K1 वाले मीडियम में रखे हुए हैं, उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो F है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा F, ठीक है। और यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल के K2 कर दिया जाए, बस खाली माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलना है और बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा कि इसकी दूरी आधी कर दो, चार्ज को 2 गुना कर दो, प्रोटॉन कर दो, इलेक्ट्रॉन कर दो, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि जो ये चीज़ है बिल्कुल सेम रहेगी। Q1 पहला चार्ज है, Q2 सेकंड चार्ज है, इनके बीच की दूरी आज भी आ रही है, बस जो मीडियम होगा इनके बीच का मीडियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले K1 था, अब की बार K2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसके बारे में पूछा है, तो इस माध्यम में लगने वाले बल के बारे में बताओ। तो इस वाले फोर्स को F डैश कह देते हैं और पिछले वाला F था तो पहले वाले F निकाल लेते हैं। F का मतलब हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब ये जो K है इसका मतलब होता है 1/4πε0, ये कांस्टेंट की बात है, और ये जो चीज़ है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट कब इस्तेमाल करते हैं, जब मीडियम खाली एयर हो, लेकिन यहाँ पर मीडियम एयर नहीं है, यहाँ पर मीडियम जो है कुछ पानी जैसा आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एप्सिलॉन m, ठीक है। और एप्सिलॉन m का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो चीज़ बराबर होगी एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर मीडियम जो है वो K1, तो इसे अगर वहाँ भेज देंगे तो एप्सिलॉन m बराबर हो जाएगा K1 और एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है उसकी जगह पर तुम कर दो K1, तो ऐसा हो जाएगा। देखो F इजल टू 1/4π और एप्सिलॉन m की जगह पे हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिखा है Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये चीज़ देखने में देखो डरावनी लग रही है, कितना डिफिकल्ट चला गया, लेकिन आराम से समझना क्या चीज़ है। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, K का मतलब 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है जब हवा होती है, लेकिन यहाँ पर हवा नहीं है तो मीडियम के लिए m लगा दिया। Q1 Q2 दोनों चार्जेस, उनके बीच की दूरी R स्क्वायर है।
म्यू एम और के वन के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, के इज इक्वल टू म्यू एम बाई के एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और अगर मीडियम यहाँ पर के वन है तो यहाँ पर के वन कर दिया, उसे वहाँ भेज दोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। तो जो मीडियम आ रहा है वो आ रहा है के वन टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम को उठा के उसकी लिख दिया के वन टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बाकी बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पर जो फोर्स होगा उसका नाम होगा एफ डैश, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन एम, और ऊपर लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे भी मीडियम और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है, वो होता है K2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो एप्सिलॉन एम आएगा वो आएगा K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार अगेन इस चीज़ को हटा के उसकी जगह पर लिख दो 1/4 पाई K2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिखा है Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले को, दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो ये है, देखो 1/4 पाई इसके पास भी, 1/4 पाई इसके पास भी, Q1 Q2 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सेम, बस ये K1 और K2 चेंज है। तो एक काम ये करते हैं कि जो ये इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ इसे यहीं पर रोकते हैं, इसे छोड़ के जो K1 है उसे वहाँ भेज दो। तो K1 को जो वहाँ भेजोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा FK1 इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, बस जो K1 था वो डिवाइड में था, उधर भेज के मल्टीप्लाई में कर दिया। सेम यहाँ पर करते हैं, जो ये चीज़ है इसे वहाँ पर भेज देते हैं, हो जाएगा एफ डैश K2, और बराबर में ऊपर देखो लिखा है Q1 Q2, ये 1 कहाँ गया, 1 का इससे मल्टीप्लाई होकर वही आ जाता है। नीचे लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर। ये पूरी चीज़ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसकी जैसी। तो अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर, ये वाली चीज़ इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, लिख देना इक्वेशन नंबर 1 व 2 से। इन दोनों को कंपेयर करो तो यानी कि जो FK1 है वो चीज़ बराबर आ जाएगी F डैश K2 के, ठीक है। यहाँ से जब F डैश निकालोगे तो आ जाएगा FK1 बाई K2। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक गौशिय पृष्ठ है। गौशियन पृष्ठ का मतलब कि कोई 3D सरफेस है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं 4, एक का नाम है 3Q, माइनस का 2Q, एक है Q और एक है प्लस का 2Q। इन आवेश ये रखे हुए हैं, इनके वजह से जो फ्लक्स बनना है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो ऐसा करके एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक 3D सरफेस है, कोई भी शेप हो सकती है, रैंडम शेप के बारे में कुछ नहीं लिखा, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। अंदर चार्ज पार्टिकल है और फ्लक्स के बारे में पूछा है। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये बताता है कि जो चार्ज पार्टिकल अंदर बढ़े उसका 1/ε0 गुना होता है फ्लक्स, ठीक है। प्लस का एक फॉर्मूला वो भी था E.A वाला, वो कब इस्तेमाल करते हैं, जब एरिया से परपेंडिकुलर लाइनें पास हो रही होती है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर पड़े हुए हैं तब के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसे कहते हैं गॉस का नियम। और यहाँ से देखो क्या होने वाला है, जो फ्लक्स होगा ये चीज़ होगा Q इनसाइड, जो अंदर चार्ज है। एक चार्ज है 3Q का, एक चार्ज है -2Q का, और एक है +2Q का, और एक है +Q का, और डिवाइड बाई में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये 2Q कैंसिल हो जाएगा, 3Q और 1Q जोड़ के हो जाएंगे 4Q। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 मार्क्स का है कि m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर आवेश Q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से त्वरित किया जाता है। तो इतनी बात को पहले समझते हैं, वरना क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। वैसे क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है कि देखो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, उसका चार्ज Q है, और देखो अगर इलेक्ट्रॉन है यानी कि चार्ज माइनस का Q होगा, लेकिन खाली Q लिख देंगे, लेकिन -Q है, दिमाग में रखना, ठीक। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में पड़ा हुआ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज Q है, ये माइनस का चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा। बेसिकली इतना पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है तो उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगता है F, और जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q इंटू E के बराबर होती है, Q इंटू E के बराबर। और जो फोर्स होता है वो दरअसल होता है मास इंटू एक्सक्लरेशन बराबर में Q इंटू E। यहाँ से एक्सक्लरेशन बराबर हो जाएगा QE/m, ठीक है। इसका कहीं फ्यूचर में काम आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन आगे कुछ ना कुछ दिया होगा। त्वरित किया जाता है, देखो एक्सेलरेशन की बात किया तभी तो निकाल लिया। सिद्ध करो कि x दूरी तय करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा वर्जित जो वेग होगा वो इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा था, देखो इलेक्ट्रॉन जब शुरू करा था वो विराम अवस्था से था, यानी शुरू में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था खाली, यानी कि इसकी शुरू की जो स्पीड थी, शुरू की स्पीड यानी कि u बराबर क्वेश्चन में 0 थी। थोड़ी देर आगे चलेगा, चलते चलते एक दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक की, उसे कह दिया क्वेश्चन में x दूरी तय करी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा उस टाइम इस पर वेलोसिटी इसी तरफ होगी, उसका नाम होगा v। ये v के बारे में निकालना है। तो देखो बात क्या है, ये क्वेश्चन प्रूफ करा था, असल वेलोसिटी दे रखी है तो प्रूफ करना है कि ये कैसे आई है। तो ऐसा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो हो रहा है कि देखो एक तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है,
एस बराबर एक्स दे रखा है, मतलब कितनी दूरी तय करी, शुरू की जो स्पीड है वो बराबर 0 दे रखी है, और लास्ट की जो स्पीड है उसमें v दे रखी है, और जो यहाँ पर फोर्स है वो f है, और एक्सलेरेशन बराबर हो जाएगा QE/m। तो इतनी चीज़ों को मिलाकर जो फॉर्मूला आता है वो होता है v² = u² प्लस 2as। u² तो 0 हो जाएगा क्योंकि शुरू में तो विराम अवस्था क्वेश्चन में लिखा हुआ है। v² बराबर होने वाला है 2, एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा QE/m, और जो इसका विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करी है वो क्वेश्चन में x है। वेलोसिटी पूछिए, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो वहाँ पर चला जाएगा, रूट बन जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा √2QE/m। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि डायपोल है, जो 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10⁵ 30 डिग्री के एंगल में पड़ा हुआ है, और उस पर जो बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, यानी कि जो उस पर टॉर्क लग रहा है वो दे रखा है 6 × 10⁻⁴। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण यानी कि डायपोल मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्वेश्चन हल्का सा क्लियर करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल है जो कि 30 डिग्री के एंगल पे पड़ा हुआ है, तो इस पर एक टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, थीटा गिवन है, तुमसे डायपोल मूवमेंट यानी कि पी के बारे में पूछा है। तो देखो टॉर्क अगर गिवन है तो फॉर्मूला भी टॉर्क का लगना चाहिए, कि जो टॉर्क होता है वो होता है P×E, ठीक है, और क्रॉस को हटा के क्या आता है, साइन थीटा आ जाता है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। बस अब तुम्हें करना है कि यहाँ से P अगर निकालना है तो E साइन थीटा को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि P बराबर हो जाएगा टॉर्क बाई E साइन और थीटा, बस वैल्यू पुट करो, बस गुणा भाग करो, मारो पीटो, बस काम खत्म। तो डायपोल मोमेंट टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क का मतलब है 6 × 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵, और साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। पहली बात तो 10⁵ को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और -24 पहले से था, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24, और साथ में -5 और आ गया, डिवाइड बाई में साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये /2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 12 × 10⁻⁻29। 3 नंबर का अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 बिंदु आवेश हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम है प्लस का 9E और अगला वाला है E, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच की दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है, उनके बीच एक आवेश को लाके ऐसे पटक दिया जाके, Q वाला है, और इसे संतुलित करना है। संतुलित का मतलब है कि वो चार्ज पार्टिकल भागना नहीं चाहिए। देखो अगर ऐसा हुआ कि अगर खाली एक सिंगल एक 9E का चार्ज होता और एक ही चार्ज होता तो ये दोनों आपस में रिपल्शन मारते, वाला चार्ज दूर भाग जाता, अगर ये दोनों पास में होता तो ये भी दूर भाग जाता, मतलब कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि इस पर चार्ज पार्टिकल को सबके से फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन बनानी जिसकी वजह से इस पर कोई फोर्स ना लगे और एक जगह पर रुका रहे। तो एक चार्ज है 9E वाला और एक है E वाला, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच कहीं पर जाके एक चार्ज पार्टिकल Q को रख दिया, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, लेकिन ऐसा कर दो कि दोनों के दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए और ये चार्ज पार्टिकल जहाँ पर है वहीं पर रुका रहे। तो पहली बात तो क्वेश्चन में ये नहीं दी कि दूरी क्या है, वही क्वेश्चन में पूछा है कितना दूर रखा जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं, अगर पूरा 16 था ये x था, यानी कि इतना बचेगा 16 - x के बराबर। जैसे मान लो ये 16 है और ये 2 था, तो 16 में से 2 घटा देते तो ये बचता 14, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। तो अब देखो बात क्या है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस हैं, इसका नाम 1 कर देते हैं, इसका नाम 2 कर देते हैं, तो ये जो फोर्स है इसका नाम हो जाएगा F1, क्योंकि पहले वाले की वजह से लगा है। और जो ये वाला सेकेंड वाला चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, वो भी इधर ही होगा, उसका नाम हो जाएगा F2 के बराबर। अब तुम ऐसी कंडीशन बनानी कि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट कैसे होंगे, अगर F1 और F2 दोनों आपस में बराबर हो गए तो यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। वेक्टर का नियम होता है, दोनों के दोनों फोर्स वेक्टर है, अगर 10 न्यूटन इधर है 10 न्यूटन इधर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0। फोर्स F1 का मतलब क्या होगा, पहले चार्ज की वजह से इस वाले पे फोर्स, यानी कि उसे भूल जाओ, खाली तुम्हें इतनी चीज़ देखनी है, इतनी सी। तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा F2। F2 का मतलब है इस सेकंड वाले चार्ज की वजह से इस Q वाले पे फोर्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 16 - x, तो हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। इस पूरी दूरी का वो स्क्वायर करना है, ठीक है। सामने K से K कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इतनी चीज़ बची है। अब x वाली चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं, तो ये 16 वाली चीज़ जो है उसे वहाँ भेज देते हैं, और ये 9 है उसे यहाँ पर ले आते हैं। जब 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 16 वाली चीज़ ऊपर आके आ जाएगी ऊपर, तो हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई में लिखा है एक्स स्क्वायर, वहाँ पर ऊपर 1 है और 9 इधर आके आ जाएगा डिवाइड में 9, इसका भी स्क्वायर यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर कह सकते हो। ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स बाई 9 का होल स्क्वायर बराबर में दे रखा है 1/9। होल स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो रूट बन जाता है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई ये एक्स लिखा डिवाइड में, और यहाँ पर हो जाएगा 9, इस पूरे का आ जाएगा रूट। अब रूट का मतलब ये हो जाएगा 1/3, और आंसर कैसा आने वाला है, ये प्लस माइनस का है, प्लस की वैल्यू एक बार आएगी माइनस की वैल्यू, तो एक बार करते हैं प्लस ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई समझो, 16 का 3 से मल्टीप्लाई पहले करवाना है, यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ पर दोनों के साथ होगा, तो 16 3 हो जाएगा 48 माइनस 3 का x से हो जाएगा 3x बराबर में लिखा है x का उधर भेज दो, यहाँ पर हो जाएगा खाली x। 4x को जब उधर भेजेंगे 3x को इधर भेजेंगे तो उधर हो जाएगा 4x, क्योंकि 1x पहले से था, 3 वाला इधर आके हो जाएगा प्लस का 3 और 1 जोड़ के 4x हो जाएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है 48, 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12, तो x बराबर आ जाएगा 12, ठीक है, सेंटीमीटर। तो पहली वैल्यू तो 12 आ गई। एक काम करते हैं, अगली वैल्यू में यहाँ पर प्लस लिया था उसकी जगह पे माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लेने क्या होने वाला है कि 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर इनका का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का x। 3x को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x, क्योंकि ये माइनस 3x था और इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा, दोनों सॉल्व करके 2x बचा, यहाँ पे 48 है। जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 24। 24 का मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि पूरी की पूरी 16 थी, 16 और ये 24 हो जाए तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू तो इम्पॉसिबल हो जाएगी, ये सही होगा, x की दूरी जो हो जाएगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव एक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है वो दे रखा है, और एक वैद्युत क्षेत्र में पड़ा हुआ है, ठीक है, और 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि तुमसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क के बारे में पूछा है। तो देखो डाटा निकाल लिया पहले मैंने ऐसे करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायपोल है जो कि 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है, और 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है यानी कि इस पर टॉर्क लगेगा, क्योंकि पता है कि माइनस चार्ज होगा इधर प्लस चार्ज होगा, वो थ्योरी पूरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल पे कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं। तो डायपोल मूवमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, थीटा दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है और एक बार टॉर्क पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P.E के बराबर, जब डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा, और एक चीज़ और ये माइनस का होता है, माइनस का P.E, तो वैल्यू माइनस की, तो U बराबर हो जाएगा माइनस का P की जगह पर है 2 × 10⁻⁸, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा cos 30। cos 30 का मीनिंग क्या होने वाला है, √3/2, पहले बात तो ये माइनस और 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 10⁻⁻3, क्योंकि -8 है और प्लस का 5 है, दोनों को सॉल्व करके -3 हो जाएगा। cos 30 का मतलब हो जाएगा √3/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो आ जाएगा 2√3, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का 2√3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और एनर्जी को हमेशा जूल में लिख दो बस, ठीक है। अगला एक चीज़ और बची है, टॉर्क के बारे में और निकालना है, तो जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है P×E, और क्रॉस को हटा के बीच में आ जाता है साइन थीटा, तो ये जो है PE साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, P का मतलब हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻⁵, और यहाँ आ जाएगा साइन 30, ठीक है, और ये टॉर्क बराबर हो जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो टॉर्क बराबर आ गया 2 × 10⁻⁸। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि किसी घन यानी कि एक क्यूब है, उसके सेंटर पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है, घन के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरता है। और घन के पृष्ठ का मतलब क्या, देखो एक क्यूब है, क्यूब के अंदर 6 साइडें होती हैं, 6 साइड में से जो एक सरफेस होगा उसको कहते हैं घन का पृष्ठ, मतलब कि एक सरफेस में से कितना फ्लक्स गुजरने वाला है इसके बारे में पूछा है, और घन के बारे में ε0 की वैल्यू दे रखी है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अपने को पता है कि अगर एक 3D सरफेस है और 3D सरफेस के अंदर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है तो उस पर एक फ्लक्स लगता है, और जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0 के बराबर। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होने वाला है वो हो जाएगा Q अंदर जो चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाई ε0 के बराबर,
ठीक है, इतनी बात है। लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन में खाली एक सरफेस से बात करी है, एक सरफेस से, यानी कि मान लेते हैं खाली इस वाले सरफेस से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कितना फ्लक्स गुजरा। तो देखो ऐसा है कि हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बराबर बराबर जाती हैं, तो फ्लक्स जितनी भी एक सरफेस से होगा वो सारे सरफेस से बराबर बराबर होने वाला है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 12 लाइनें गई और 6 सरफेस हैं, तो यानी कि हर सरफेस से 2 2 लाइनें पास होंगी, यानी कि हर सरफेस का 2 2 फ्लक्स होने वाला है, सबके पास बराबर बटेगा। तो टोटल फ्लक्स अगर इसके बराबर है, तो अगर एक पे अगर निकालना है तो इसे 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड का मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था कि 12 लाइनें निकलनी, 12 फ्लक्स है टोटल। अगर एक सरफेस से पता करना है तो उसे डिवाइडेड बाई 6 कर दो, मतलब कि जितने सरफेस है उसे डिवाइड कर दो, यानी कि हर एक के पास 2 2 फ्लक्स आ जाएगा। 6 सरफेस से उसे डिवाइड करने पर हर पे 1 2 2 आ जाएगा, बिल्कुल सेम है। अगर तुम्हें पता करना है सरफेस, खाली एक सरफेस से फ्लक्स पता करना है, तो ये जो Q/ε0 है इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा खाली एक सरफेस से कितना फ्लक्स है। तो Q की जगह हो जाएगा 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6, और डिवाइडेड बाई में लिखा है 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस 12 ऊपर भेज दो, हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 12, प्लस 12 और माइनस 6 का मतलब हो जाएगा प्लस का 6। और इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के बाद जो फ्लक्स आने वाला है एक सरफेस से हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। क्वेश्चन अगला दे रखा है कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, मतलब कि एक सीधा तार दे रखा है और उसकी लंबाई जो है इन्फानाइट है, मतलब तार खत्म ही नहीं हो रही उसकी लेंथ, और पूरे पे जो आवेश फैला पड़ा है वो एक समान है, यानी कि बराबर आवेश फैला पड़ा है सीधे लंबे तार पे। और रेखीय आवेश घनत्व जो इसका लैम्डा होता है, मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्वेश्चन में दे रखी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम पर मीटर। तार में 2 सेंटीमीटर दूर जाना है, जैसे कि तार है, तार से ऐसे करके 2 सेंटीमीटर दूर जाओ। इस वाले पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जो कंडीशन तो पहले ऐसी बन जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे मतलब कि एक सीधा तार है, तार पे पूरे पे आवेश फैला बड़ा इन्फिनिटी है, इससे यहाँ से दूरी जानी है, आर दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है। तो जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई ε0 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन देखो अपने पास का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती है 9 टू 10 की पावर 9, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 पाई। इसका मल्टीप्लाई एक बार ऊपर कर देते हैं 2 से और एक मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे 2 से, तो नीचे हो जाएगा 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ये पूरी चीज़ देखो ऊपर मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1/4 पाई ε0, इसकी पूरी की जगह तुम के कह सकते हो, ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर के बराबर 9 की वैल्यू, उसकी वैल्यू है के की 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू लैम्डा की जगह हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 2 के साथ में, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है 9 इंटू 10 की पावर, सारी एक साथ खेल लो, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 जोड़ के हो जाएगा 10 की पावर 10, और ये चीज़ लिखी हुई है माइनस का 8 और माइनस 2 को जो ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा प्लस का 2, तो 10 और 2 ऐड हो जाएंगे 12 और 12 में से 8 माइनस करके बचेगा 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है कि एक एल भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटर है, सारी साइडें बराबर है, के कोण पर बिंदु एक आवेश है, उसके सेंटर पर एक आवेश दे रखा है जो डायग्राम में देखो बना हुआ साइड में, और ऐसा है कि उसका नाम प्लस क्यू है और इसके चारों तरफ ऐसे करके एक आवेश फैला पड़ा है। तो प्लस क्यू वाले के ऊपर तुमसे जो है फोर्स के बारे में पूछा है। तो डायग्राम देखो ऐसा है कि एक ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर हो जाएगी, एल 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 के बराबर हो जाएगा, एक सेंटर में चार्ज है और साइड में प्लस क्यू का चार्ज है। सेंटर वाले चार्ज पे तुम्हें टोटल फोर्स के बारे में पूछा है। तो देखो ऐसी सीन है कि अगर एक ट्रायंगल है उसकी सारी साइडें अगर बराबर है, सारी साइडें बराबर है, तो इसका जो सेंटर की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की ये भी बराबर होगी। इसे अगर क्वेश्चन में हम आर मान लेते हैं, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पर जो फोर्स होने वाला है, इसका नाम 1 कर देते हैं, इसका नाम 2 कर देते हैं, इसका नाम 3, तो क्वेश्चन करने में आसानी लगेगी। तो पहले चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा दैट इज़ इक्वल टू F1, और इसे तुम कह सकते हो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि R का स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड फोर्स क्या होने वाला है कि ये वाले चार्ज की वजह से इस वाले पे फोर्स, ये भी सेम हो जाएगा F2 इजगल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि R का स्क्वायर। जो F3 है वो हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि R का स्क्वायर। ये तीनों ही आपस में सेम है, यानी कि F1 F2 F3 तीनों को आप बराबर कह सकते हो, F1 F2 F3 सब बराबर है, इसको F के बराबर कह दो, ठीक है।
अब एक चीज़ और, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक एफवीटी बना के देखते हैं। ये सेंटर वाला मैंने चार्ज बना दिया, इस पर फोर्स देखना क्या है। जो पहला वाला चार्ज है उसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो उस तरफ होगा, तो उस तरफ बनाते हैं, उसका नाम कर देते हैं F1। और जो इस वाले की वजह से होगा इस पर फोर्स वो इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए बनता है और इस तरफ बनेगा, ऐसे करके इसका नाम हो जाएगा F2। और जो ऊपर वाला चार्ज है उसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, उसका नाम हो जाएगा F3। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे फोर्स बराबर है, F1 F2 F3 सब बराबर है। अब इनके बीच के एंगल देखते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है टोटल घुमा के 360 होगा। 360 को अगर 3 पार्टीशन में ब्रेक करेंगे तो हर एक के पास 120 120 आ जाएगा, 120 120 और 120, ठीक है। क्योंकि F1 F2 F3 सब बराबर था। अपने थ्योरी याद करते हैं वेक्टर वाला, बेसिक का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जब कभी भी दो वेक्टर आपस में सेम वैल्यू रखते हैं और उनके बीच का एंगल अगर 120 होता है तो उनके बीच में इसका रिजल्ट आता है, उसकी वैल्यू भी F के ही बराबर होती है। ये अपना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा वेक्टर का। लेकिन यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में इक्वल है, दोनों के बीच में फोर्स जो है वो 120 है, तो इनका जो रिजल्ट होगा उसके बीच में आने वाला है, उसकी वैल्यू हो जाएगी F के बराबर। यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे ये एक F आ गया। अब की बार जो एफ बनने वाला है वैसा बनेगा कि एक फोर्स ऊपर की तरफ है F और एक फोर्स नीचे की तरफ है, उसका नाम भी F है, और दोनों आपस में अपोजिट है और इक्वल है। ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और टोटल आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो टोटल फोर्स आने वाला है वो आता है F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों को जोड़कर, ठीक है। और यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो बिंदु आवेश हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का और एक है 10 × 10⁻⁹ कूलाम का। 1 मीटर की दूरी पर पृथक है, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। दोनों आवेश को जोड़ने वाली लाइन के किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो देखो ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो दो चार्ज पार्टिकल है, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर है और एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल को 0 बताना है। कैसे, कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो जिस पॉइंट की दूरी है यहाँ से यहाँ तक को x मान लेते हैं। अगर ये पूरा 1 मीटर था, ये x है, यानी कि ये बचेगा 1 - x के बराबर, ठीक है। Q1 पता है, Q2 पता है, इस पॉइंट पे तुम्हें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो ऐसा होगा, अगर ये चार्ज प्लस का है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, उसका नाम हो जाएगा E1, उस सेकंड वाले की वजह से हो जाएगा इधर, उसका नाम हो जाएगा E2। और E1 और E2 अगर आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गए तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो 0 हो जाएगी। यानी कि अगर E1 और E2 अगर दोनों आपस में बराबर हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगी। E1 का मतलब है पहले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर। तो ऐसा होता है कभी भी एक चार्ज पार्टिकल है उससे r दूरी पर जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/r का स्क्वायर, यानी कि उस दूरी का स्क्वायर, ठीक है। यही काम यहाँ पर करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा KQ1 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि x का स्क्वायर बराबर K2 का मतलब, E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब है सेकंड चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी कि 1 - x का होल स्क्वायर। K से और K कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मतलब है 5 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई में लिखा है x का स्क्वायर बराबर Q2 का मतलब है 10 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई में हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 है। इस वाली चीज़ को वहाँ भेज दो, ऊपर चला जाएगा, और इस चीज़ को उधर अगर भेज देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - x/x का होल स्क्वायर। और सामने लिखा है 2, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा √1/x/x इक्वल टू हो जाएगा √2। अब x का अगर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 1/x इक्वल टू √2x। -x को इधर लियो, ये हो जाएगा प्लस का x, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आने के बाद बचेगा 1 √2 + 1 इक्वल टू में 1 है। इस पूरी चीज़ को जब उधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/√2 + 1। अब ये चीज़ बताइए कि ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं, रूट वाली गिनती नीचे नहीं रखते, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे हो जाएगा a² - b² और ऊपर हो जाएगा √2 - का 1। इनको सॉल्व करने के बाद आंसर नीचे x हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1 मीटर।